हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें पता ही नहीं चलता न्यू वैकेंसी का कब आता है और उसका लास्ट डेट कब निकल जाता है। उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के नाम से, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप में हम जितना भी लेटेस्ट अपकमिंग वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन डालते रहते हैं और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके की पॉइंट्स भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? एक क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हैज बीन रिसीविंग डिजॉक्सिन या लेनॉक्सिन विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मेडिकेशन इज हैविंग डिजायर्ड इफेक्ट। तो क्लाइंट क्या है? वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला क्लाइंट है जो क्या यूज कर रहा है? डिजॉक्सिन मेडिकेशन यूज कर रहा है। जो मेडिकेशन यूज कर रहा है उसका इफेक्टिव काम है या नहीं है, हमें क्या है फाइंडिंग इंडिकेट फाइंडिंग हमें देखना है, कौन सा इंडिकेट रहेगा फाइंडिंग। तो ये क्या ऑप्शन ए क्या है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी स्टेबलाइज वेट, ऑप्शन सी इम्प्रूव एपेटाइट एंड ऑप्शन डी इंक्रीज पेडल एडिमा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में जो हम डिजॉक्सिन यूज कर रहे हैं उसका जो इफेक्टिव काम रहेगा वो क्या होगा, हम थोड़ा देखते हैं। जो डिजॉक्सिन ड्रग होता है वो क्या होता है? डिजॉक्सिन ये कौन से ग्रुप का मेडिकेशन होता है? एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप का ड्रग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नोट सेट में। जो डिजॉक्सिन ड्रग होता है वो कौन से ग्रुप का होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप का ड्रग होता है। इसका क्या फंक्शन रहता है, क्या काम करता है? ये करता है जो हमारा हार्ट होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है। हमें कंडीशन दिया है हार्ट फेलियर वाला, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला क्लाइंट। तो इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट क्या होता है, जो हार्ट होता है क्लाइंट का वो क्या है इफेक्टिव काम नहीं कर पाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम होता है उसका। इससे क्या होगा, जो उसका कार्डियक आउटपुट होगा वो भी क्या कम होगा, डिक्रीज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट फेलियर कंडीशन में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जो क्लाइंट होता है उसके हार्ट के सराउंडिंग क्या फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है एक्सेसिव अमाउंट में। तो डिजॉक्सिन क्या करता है इस कंडीशन में, जो डिजॉक्सिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको क्या एक्सक्रीट करता है। इन कंडीशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में जो डिजॉक्सिन होता है वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको क्या करता है एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट करता है मतलब यूरिन आउटपुट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस मेडिकेशन का जो इफेक्टिव काम होगा क्या होगा, इनके यूरिन आउटपुट। उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ये क्या करेगा, जो भी एक्सेस अमाउंट में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको क्या एक्सक्रीट करेगा और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डिजॉक्सिन जो ड्रग होता है वो इसका जो प्रोफाइलेक्टिक और थेरापेटिक डोज क्या होता है? प्रोफाइलेक्टिक डोज कितना होता है इसका? 0.5 टू 0.8 mg/dl। और जो थेरापेटिक डोज होता है इसका वो कितना होता है? थेरापेटिक 0.8 टू 1.2 mg/dl। इसका क्या होता है? थेरापेटिक डोज होता है। इसकी टॉक्सिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो टॉक्सिटी होती है वो हम कितने मतलब वैल्यू पे मानते हैं? जो डिजॉक्सिन टॉक्सिटी होता है वो कितने पे मानते हैं हम? टॉक्सिसिटी अगर डिओक्सिन का जो डोज होता है उसका 1.5 से अब देखने को मिल रहा है तो ये इसका टॉक्सिसिटी इंडिकेट करता है। टॉक्सिसिटी इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, डिओक्सिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। क्या होता है डिओक्सिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट?
क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। ऑप्शन बी क्या है? स्टेबलाइज वेट, तो इसका क्या है? वॉमिटिंग नोजिया की वजह से क्या है? वेट लॉस, लूज देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। इम्प्रूव एपेटाइट में भी हो सकता है, बट हमें क्या दिया है? कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन में हमें क्या जो मेडिकेशन यूज करते हैं, क्यों करते हैं? यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑप्शन सी भी क्या है इस कंडीशन में? रॉन्ग आंसर। इनकी पेडल एडिमा भी देखने को नहीं मिलता इसमें, पेडल एडिमा, तो इसका डी भी क्या है? रॉन्ग आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इनके यूरिन आउटपुट। लिनोक्सिन ये क्या? स्लो एंड स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट, ये हार्ट के क्या कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है इनके इन द यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो दैट मेडिकेशन हैविंग डिजायर इफेक्ट एलिमिनेटिंग एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। जो भी कंजेस्टेड हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, उसको क्या करता है? एक्सक्रीट करता है और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? वेट इज मोर डिक्री देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड मतलब क्या? डिक्री देखने को मिलेगा हमें। इम्प्रूव एपेटाइट माइट अकर, वट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में डिजॉक्सिन का जो मोस्ट इफेक्टिव डोज है, वो मतलब जो मोस्ट इफेक्टिव काम है वो क्या रहेगा? आउटपुट को इंक्रीज करना। पेडल एडी में हमें क्या डिक्री देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। विच प्ले एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड टू द ग्रॉस मोटर स्किल ऑफ द टोडलर। जो टोडलर होता है एज ग्रुप, उसके लिए जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है वो कौन सा होता है? बेस्ट प्ले एक्टिविटी। ऑप्शन ए बॉल, ऑप्शन बी कलर बुक एंड कैरॉन्स, ऑप्शन सी फोल्डिंग क्यूब्स, ऑप्शन डी स्विंग सेट। जो टोडलर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टोडलर होता है उसका जो एज ग्रुप होता है वो कितना होता है? 1 to 3 ईयर। जो एज ग्रुप होता है 1 to 3 ईयर एज ग्रुप के चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं? टोडलर। इसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल के लिए जो प्ले एक्टिविटी जो बेस्ट होगा वो कौन सा होगा? बॉल। बॉल से जो प्ले एक्टिविटी करता है इस एज में, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। वो क्या बेस्ट रहता है टोडलर एज वाले चाइल्ड के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टोडलर के लिए एक प्ले एक्टिविटी होती है और वो क्या होती है? पैरेलल प्ले एक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया था। जो टोडलर एज ग्रुप होता है उसमें जो एक्टिविटी होता है, जो पैरेलल प्ले एक्टिविटी कौन से एज में होता है? टोडलर, मतलब 1 to 3 एज वाले चाइल्ड में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। इस जो पैरेलल प्ले एक्टिविटी होता है उसमें क्या करता है? मतलब दो चाइल्ड होते हैं, वो एक दूसरे से जो टॉय होता है उसको या बॉल होता है उसको क्या है? एक दूसरे से लेते हैं, तो वो एक्टिविटी वो क्या होता है? पैरेलल एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिजिशियन हैज ऑर्डर वेसल जेल या एल्यूमिनियम कार्बोनेट जेल फॉर द क्लाइंट विद रिकरेंट indigestion. The nurse should teach the client common side effect of the medication which include। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो बेसल जेल होता है या एल्यूमिनियम कार्बोनेट जेल होता है, उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? एल्यूमिनियम कार्बोनेट जेल या बेसल जेल का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ये जो मेडिकेशन होता है, ये जेल होता है, क्या करता है? जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स होता है, मसल्स, उसको क्या करता है? मसल्स को डिक्रीज करता है, मूवमेंट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और हमारा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसको भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसकी वजह से जो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट
मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डायरिया। क्या होता है, डायरिया। ये क्या करता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स होता है उसके मूवमेंट को इंक्रीज करता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है। उसकी वजह से जो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट जो जेल होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है, कॉन्स्टिपेशन करता है। और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जेल होता है वो क्या करता है, डायरिया करता है। ऑप्शन बी सी डी इसका रॉन्ग आंसर है। डायरिया कब देखने को मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साइड इफेक्ट की वजह से। यूरिन रिटेंशन कब देखने को मिलता है, ये जो एंटी कोलिनर्जिक हम यूज करते हैं ड्रग, उसकी वजह से हमें यूरिन रिटेंशन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और कन्फ्यूजन कब देखने को मिलता है, जब डोपामीन जो ड्रग होता है उसके एगोनिस्ट जो हम ड्रग यूज करते हैं उसमें जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या होता है, कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन। ये एंटासिड कंटेनिंग एल्यूमिनियम कैल्शियम 10 यूज क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। कॉजेज क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन। एल्यूमिनियम कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स, जो हमारा जीआईटी का स्मूथ मसल्स होता है उसको जो रिलैक्स करता है। और जो गैस्ट्रिक डिले गैस्ट्रिक एम्पिटी कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन, और जो हमारा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको कम करता है। और गैस्ट्रिक जो कंटेंट होता है उसको एम्प्टी होने के लिए डिले करता है। तो उस कंडीशन को हम क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया किसका होता है, कंटेनिंग मैग्नीशियम कंटेंट का। एंटासिड जो मैग्नीशियम होता है उसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया। यूरिन रिटेंशन इज द साइड इफेक्ट। एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन यूज करते हैं अल्सर को ट्रीट करने के लिए, उसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है। कन्फ्यूजन साइड इफेक्ट, डोपामाइन एंटागोनिस्ट जो ड्रग होता है उसको यूज करते हैं अल्सर को ट्रीट करने के लिए, तब हमें देखने को मिलता है कन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट इज एडमिट विद सस्पेक्टेड एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। कॉमन कंप्लेंट ऑफ द क्लाइंट विद एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म इज। तो क्वेश्चन में क्या है, जो क्लाइंट है वो क्या है, सस्पेक्टेड है एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म वाला। उसके जो कंप्लेन करेगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, ऑप्शन ए, लॉस ऑफ सेंस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। ऑप्शन बी, बैक पेन दैट लेसन्स व्हेन स्टैंडिंग। ऑप्शन सी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ऑप्शन डी, पल्सेशन इन द पेरीअम्बिलिकल एरिया। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो क्या कंप्लेन करेगा, पल्सेशन इन द पेरीअम्बिलिकल एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये कंडीशन क्या होती है, जो हमारा अरोटा होता है उसमें क्या है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंक्रीज होती है। और उसकी जो अरोटा की कंडीशन क्या होती है, जैसे बलून जैसा वो क्या है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एरोटिक एन्यूरिज्म। उस कंडीशन में जो पेशेंट वो कंप्लेन करता है, जो पेरी अम्बिलिकल एरिया होता है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो उस जो पेरी अम्बिलिकल एरिया वाले जो प्लेस होता है उस जगह पे क्या ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसकी वजह से जो पेशेंट जो फील करता है वो क्या करता है, सेंसेशन पल्सेशन फील करता है। कहाँ पे, जो अम्बिलिकल एरिया होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से। क्यों हो रही है, जो एरोटिक होता है, अरोटा होता है हमारा, वहाँ पे क्या है, वो एन्यूरिज्म हो रखा है, जैसे बलून जैसा क्या इन्फ्लेट हो रखा है। और उसमें जो ब्लड सप्लाई वो इंक्रीज होगी। जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जो ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से जो फील करता है पेशेंट वो क्या करता है, पल्सेशन या सेंसेशन जैसा फील करता है। कहाँ पे, अम्बिलिकल एरिया, सराउंडिंग अम्बिलिकल एरिया, पेरी अम्बिलिकल एरिया। किसकी वजह से करता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लॉस ऑफ सेंस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, बैक पेन इन द लेसन स्टैंडिंग एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये हमें जो कंडीशन है वो कब देखने को मिलेगी, हाइपोवोलेमिक वाली कंडीशन में, हाइपोवोलेमिक वाली कंडीशन में। मतलब इस कंडीशन में पेशेंट जब शॉक की कंडीशन में जाता है उस कंडीशन में हमें क्या, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलता है। ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, शॉक वाली कंडीशन देखने को मिलती है, शॉक वाली कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, पल्सेशन इन द पेरीअम्बिलिकल एरिया। जो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म होता है वो क्या करता है, बल्जिंग एरिया ऑफ द अरोटा, जो अरोटा होता है स्ट्रेच हो जाता है, बल्ज होता है, मतलब एक बलून की तरह क्या है, इन्फ्लेट हो जाता है। दैट यूजली कंप्लेन पल्सेशन या फील बाई हार्ट बीट।
फीलिंग माई हार्ट बीट इन द एब्डोमेन। जैसे हार्ट बीट हमें फील होता है उस तरीके से जो हमारा एब्डोमेन होता है उसके सराउंडिंग में जो हमें फील होगा वो क्या होगा, पल्सेशन फील होगा। जैसे हार्ट बीट जैसे फील हो रहा है, जैसे हमारा हार्ट क्या स्पीड होता है वो क्या है, पल्सेशन फील होता है हार्ट बीट का। उस तरीके से जो एब्डोमेन एरिया पे होता है, जो ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होता है, हमें पल्सेशन होता है। वो क्या होता है, जो हमारा जो अरोटा आता है वो क्या है, स्ट्रेच और बल्जिंग हो जाता है इनकी ब्लड सप्लाई की वजह से। एंड सेंसेशन ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग थ्रू द एब्डोमेन अरोटा। जो एब्डोमेन अरोटा आता है उसमें ब्लड फ्लो इनकी होने की वजह से हमें पल्सेशन सेंसेशन फील होता है। उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन होती है, वो एब्डोमेन एरोटिक एनोजिन, नाम से पता चल रहा है एब्डोमेन एरोटिक एनोजिन। जो एब्डोमेन में जो अरोटा आता है उसमें ब्लड सप्लाई होने की वजह से हमें फील होता है सेंसेशन पल्सेशन फील उस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। एसी जो साइन होता है हमारे कब देखने को मिलता है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वाली कंडीशन में। जो एनोरिज्म में रप्चर हो जाता है उसके वजह से जो शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन शॉक होता है, उसमें हमें एक साइन देखने को मिलता है। बैक पेन इज नॉट अफेक्टेड चेंजिंग पोजिशन, बैक पेन भी देखने को नहीं मिलता। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट इज एडमिट एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस ड्यूरिंग टेक असेसमेंट नर्स कैन एक्सपेक्टेड टू फाइंड दैट क्लाइंट हैज। क्लाइंट क्या है, एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस वाला क्लाइंट है, उसमें हम जो नर्स है वो क्या असेसमेंट करेगी, जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है वो क्या देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। ऑप्शन ए लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी स्लो रेगुलर पल्स, ऑप्शन सी वार्म एंड फ्लश स्किन, ऑप्शन डी इनकी यूरिनेशन। जो एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस होता है हमें पता होना चाहिए, जो एड्रिनल हार्मोन होता है, एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं इस कंडीशन में क्या करते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। मेनली कौन सा हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। नॉर्मली हमें पता होना चाहिए जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन। और क्या करता है, पोटेशियम जो आयन होता है उसको क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है। और एच आयन को क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है। ये तीन कंसेप्ट हमें याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है हमें। जो एड्रिनल क्राइसिस कंडीशन में जो एड्रिनल डिजीज होती है उसको अनट्रीट होता है, उसका डायग्नोस नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन कैसी होती है, एड्रिनल क्राइसिस। एड्रिनल क्राइसिस की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एड्रिनल हार्मोन होते हैं, मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिसोन जो भी हार्मोन होते हैं, मेनली जो एड्रिनल क्राइसिस कंडीशन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। नॉर्मली जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, सोडियम वाटर को किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम आयन को एक्सक्रेशन करता है और एच आयन को भी एक्सक्रेशन करता है इन नॉर्मल कंडीशन। इन केस एड्रिनल क्राइसिस कंडीशन में क्या हमें देखने को मिल रहा है, डिक्रीज मतलब जो हार्मोन होता है वो क्या है, इसका सिक्रेशन नहीं हो पाता। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होते हैं हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन उसको क्या सिक्रेट ही नहीं कर पाता, मतलब डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इन कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो एल्डोस्टेरोन वो क्या कर रहा था, वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, तो हमें वो क्या इस कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एड्रिनल क्राइसिस कंडीशन डिक्रीज देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है सिक्रेशन इसका। तो क्या हमें देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सिक्रेशन मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, हाइपोनेट्रीमिया। एंड हमें क्या मिलेगा देखने को, हाइपोवोलेमिया। और क्या कर रहा था, ये पोटेशियम जो आयन होता है उसको एक्सक्रेशन नहीं कर पाता, तो हमें पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। एच आयन को एक्सक्रेशन नहीं कर पाएगा तो ये हमें क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या रहता है, सोडियम वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करना किडनी से, और पोटेशियम आयन को एक्सक्रेशन करना और एच आयन को एक्सक्रेशन करना। तो इस कंडीशन में जो हमें एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस कंडीशन में जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, वो क्या है, डिक्रीज देखने को मिलता है, उसका सीक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड नहीं हो पाता। उस कंडीशन में जो हमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये हमें देखने को मिलता है। तो पेशेंट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हाइपोवोलेमिया। तो मैं बोल सकता हूँ जो उसका ब्लड फ्लो होगा वो भी क्या देखने को मिलेगा हमें, डिक्रीज। जो बीपी होगा वो क्या देखने को मिलेगा हमें, ब्लड प्रेशर में क्या देखने को मिलेगा, इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या, लो ब्लड प्रेशर। इसका राइट आंसर क्या, लो ब्लड प्रेशर। स्लो रेगुलर पल्स, हमें क्या रैपिड रेगुलर पल्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाइपोवोलेमिक कंडीशन में जो हमारा हार्ट कंप्रेशन करेगा तो पल्स क्या इनकी देखने को मिलेगा, तो रैपिड टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। फ्रॉम प्लस स्किन, हमें क्या कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि हम क्या कंडीशन, हाइपोवोलेमिक कंडीशन है, फ्लूइड ही नहीं है तो उसकी स्किन में क्या कोल्ड देखने को मिलेगी। इनकी यूरिनेशन जो वॉल्यूमी है, जो किडनी है, वाटर रिऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा, तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया वाली कंडीशन है, तो हमारा यूरिन आउटपुट भी क्या डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। जो मेलानोकॉर्टिकॉइड क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन का क्या काम रहता है, हमें ये 3 पॉइंट याद रखना है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस कंडीशन में। और एक क्रोन डिजीज भी होती है जो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज देखने को मिलता है, मतलब एक्सेस अमाउंट में, मतलब उसको क्या सीक्रेशन, मतलब जो क्रोन डिजीज होती है उसमें एल्डोस्टेरोन हमें एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिलता है। तो इससे हम उस डिजीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए एल्डोस्टेरोन का क्या काम रहता है। इस कंडीशन क्या, ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलेगा। एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस क्या लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है। क्यों होती है, जो हम एड्रिनल डेफिशिएंसी में एड्रिनल डिजीज होती है नॉर्मली, उसको हम ट्रीट नहीं कर पाते, उसका डायग्नोस पता नहीं कर पाते, तो वो क्या डिजीज सीवियर होती जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एड्रिनल क्राइसिस। कॉज बाई लैक ऑफ कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं वो क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, लैक देखने को मिलता है। हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, उसका डेफिशिएंसी होगा तो ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा हमें, डिक्रीज देखने को मिलेगा। पल्स क्या हमें रेगुलर देखने को मिलेगा, स्किन हमें कोल्ड एंड पेल देखने को मिलेगा, और यूरिन आउटपुट क्या हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है एल्डोस्टेरोन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एल्डरली क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रांसयूरेथर डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP, which finding post operatively should be reported to the doctor immediately। क्लाइंट जो एलरेडी क्लाइंट है वो क्या है हॉस्पिटल में, यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट मतलब TURP का क्लाइंट है, उसे जो पोस्ट ऑपरेटिवली कौन सी फाइंडिंग है जो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, फोकस करना है पोस्ट ऑपरेटिवली फाइंडिंग का पता करना है हमें। तो ऑप्शन ए का है आपले यूरिन आउटपुट 40 to 50 cc, ऑप्शन बी ब्राइट रेड यूरिन आउटपुट विद मैनी क्लॉट, ऑप्शन सी डार्क यूरिन आउटपुट विद फ्यू क्लॉट, ऑप्शन डी रिक्वेस्ट फॉर पेन मेडिकेशन क्यू 4 आवर, मतलब 4 आवर्स। तो इस कंडीशन में जो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है पोस्ट ऑपरेटिवली जो फाइंडिंग है वो क्या है, ऑप्शन ए क्या है यूरिन आउटपुट 40 to 50 cc हमें आवरली देखने को मिल रहा है। तो ये क्या नॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि हमें पता है जो हमें नॉर्मल यूरिन आउटपुट अगर मोर देन क्या 30 ml, अगर हमें 30 ml आवरली देखने को मिल रहा है तो क्या नॉर्मल, तो ये क्या 40 और 50 क्वेश्चन में, तो ये क्या है नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसको हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको परेशान नहीं करना है इस कंडीशन में। ब्राइट रेड यूरिन आउटपुट विद मैनी क्लॉट, ब्राइट रेड यूरिन आउटपुट विद मैनी क्लॉट, ऑप्शन सी क्या डार्क रेड यूरिन आउटपुट विद फ्यू क्लॉट। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो ऑप्शन बी है क्या है ब्राइट रेड यूरिन आउटपुट विद मैनी क्लॉट, अगर इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है तो क्या है हमारा एबनॉर्मल कंडीशन है, तो उसको हमें तुरंत क्या करना है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डार्क रेड यूरिन आउटपुट फ्यू क्लॉट, अगर फ्यू क्लॉट मिल रहा है तो आफ्टर जो सर्जरी ये क्या हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ये क्या है हमारा नॉर्मल कंडीशन है। रिक्वेस्ट फॉर पेन मेडिकेशन क्यू 4 आवरली, ये भी क्या है नॉर्मल है, तो ये क्या है पोस्ट ऑपरेटिवली मेडिकेशन 4 आवरली
ये नॉर्मल कंडीशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगर हमें मैनी क्लॉट यूरिन आउटपुट में देखने को मिला रेड, तो हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ये क्या एबनॉर्मल कंडीशन होती है। राइट आंसर क्या है? ब्राइट रेड यूरिन विद मैनी क्लॉट। ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं इस कंडीशन में। इंडिकेट द पीपल विद एनलार्ज प्रोस्टेट, जब प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्रोस्टेट में, तो उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? TURP। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो हमें ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट याद रखना है, TURP, जिसको हम बोलते हैं। आफ्टर प्रोसीजर के बाद यूरिन कैथेटर विद कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन एंड डन टू रिमूव एंड प्रिवेंट द क्लॉट इन द ब्लैडर। आफ्टर प्रोसीजर के बाद क्या है? जो यूरिन कैथेटर होता है कंटिन्यू उसको ब्लैडर को इरिगेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि रिमूव करने के लिए जो क्लॉट होता है ब्लैडर में, उसको क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद मैनी क्लॉट देखने को मिल रहा है इरिगेशन करते टाइम कैथेटर का, तो वो क्या इंडिकेट करता है? इनकी द इरिगेशन रेट इंक्रीज हो रखा है, इन्फ्यूजन, और हमें क्या करना है? उसको इन्फॉर्म द फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। यूरिन आउटपुट मेजर 40 से 50 ml देखने को मिला है, क्या नॉर्मल होता है। डार्क है यूरिन विद फ्यू क्लॉट, ये क्या नॉर्मल होता है। फ्यू आफ्टर डे ऑफ सर्जरी के कुछ देर बाद हमें क्या नॉर्मल अगर ब्लड क्लॉट देखने को मिल रहा है तो क्या नॉर्मल कंडीशन होती है। डज नॉट इंडिकेट एक्सेसिव नीड फॉर पेन मैनेजमेंट, रिक्वायर द डॉक्टर अटेंशन, तो ये क्या पेन मैनेजमेंट के लिए हमें डॉक्टर को भी परेशान नहीं करना, वो क्या है नॉर्मल है आफ्टर सर्जरी के बाद 4 आवरली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। A 9-year-old is admitted with suspected rheumatic fever, which finding is suggestive of polymigrative arthritis। तो 9-year-old है, वो क्या सस्पेक्ट है? रूमेटिक फीवर। जो क्या फाइंडिंग मिल रही है हमें? पॉलीमाइग्रेटिव आर्थराइटिस फाइंडिंग मिल रही है। तो ये क्या फाइंडिंग है, मतलब क्या सजेस्टिव है, क्या सजेस्ट कर सकते हैं इस फाइंडिंग से? तो ऑप्शन ए क्या? स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड इफ्यूजन ऑफ द जॉइंट। ऑप्शन बी, फेंट एरिया ऑफ रेड, immigration over the back and abdomen. Option C, irregular movement of the extremity and facial grimacing. Option D, painless swelling over the extension surface of the joint। जो रूमेटिक फीवर होता है उस कंडीशन में जो पॉलीमाइग्रेटिव आर्थराइटिस होता है वो क्या होता है? जो इस कंडीशन में जो ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? ये होती है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इफ्यूजन ऑफ द जॉइंट, इफ्यूजन ऑफ द जॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो पॉलीमाइग्रेटिव आर्थराइटिस होता है वो क्या होता है? स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, जॉइंट में इफ्यूजन होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? पॉलीमाइग्रेटिस, पॉलीमाइग्रेटरी आर्थराइटिस। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। फेंट एरिया ऑफ रेड डेमक्रेशन ओवर द बैक एंड एब्डोमेन, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, तो ये क्या है? पॉली मार्जिनेटा, एक ये क्या है? अरिथमिया देखने को मिलता है, अरिथमिया मार्जिनेटा। जो कंडीशन होती है पॉलीमार्जिनेटा कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? जो बैक एंड एब्डोमेन होता है पेशेंट का, उसमें रेड रेसेस देखने को मिलेंगे, तो वो क्या है? अरिथमिया मार्जिनेटा। इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी फेशियल गैमेसी, ये क्या है? रेगुलर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी फेशियल गैमेसी, ये क्या होता है? जब सियांडन सिंड्रोम होता है एक, या फिर एक सियांडन डांस साइन होता है, वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन में। पहले स्वेलिंग ओवर द एक्सटेंशन मसल्स ऑफ जॉइंट, ये भी क्या एक कोरिया होता है, ये भी साइन किस में देखने को मिलता है? इसमें जो जॉइंट इन्फ्लामेटरी होता है, इसको हम पॉलीआर्थराइटिस भी बोलते हैं, तो वो कौन सी देखें? रूमेटिक फीवर वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। जो पॉलीमाइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है वो क्या होता है? जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्यूजन होना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो रूमेटिक फीवर होता है इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसका ये मोस्ट कॉमन कारण होता है। इसमें 2 जॉइंट पाए जाते हैं, माइनर जॉइंट और मेजर जॉइंट।
उसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वेलिंग, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्यूजन ऑफ जॉइंट। पॉली माइग्रेटरी जो अर्थराइटिस है वो क्या आता है? अर्थराइटिस सिम्टम, स्वेलन, पेनफुल, जॉइंट अपीयर ऑन द वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, फेंट एरिया रेड डेमिग्रेशन ऑफ द बैक एंड एब्डोमेन, डिस्क्राइब क्या करता है? एडिमा मार्जिनेटम को ये इंडिकेट करता है। इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड फेशियल गैमेसिंग, ये क्या है? सेडांस कोरिया होता है। जो सेडांस कोरिया होता है वो सिम्टम किस में देखने को मिलता है? रूमेटिक फीवर में। क्या होता है? जो इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, इरेगुलर मूवमेंट होता है, एंड फेशियल ग्रामेसिंग, मतलब इसको एक वास्टस डांस भी बोलते हैं। जो सियानसन सिंड्रोम कोरिया होता है वो क्या होता है? एक वास्टस डांस। ये भी साइन इसमें देखने को मिलता है, डांस। ये डांस कैसा होता है? ये इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, मतलब एक्सट्रीमिटी होती है वो इरेगुलर मूवमेंट करता है, तो उस कंडीशन में जो मूवमेंट होता है उस कंडीशन में जो साइन होता है वो कौन सा होता है? बास्टर्ड डांस साइन होता है। स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, इन्फ्यूजन ऑफ जॉइंट क्या करता है? सबक्यूटेनियस नोडुल। ये जो साइन होता है वो क्या होता है? सबक्यूटेनियस नोडुल होता है। स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, इन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए चाइल्ड विथ क्रॉप इज प्लेसिंग कूल ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी टेंट कनेक्टेड टू रूम एयर, द प्राइम पर्पज ऑफ द टेंट इज टू, क्लाइंट क्या है? क्रॉप वाला क्लाइंट है, उसके लिए कूल हाई ह्यूमिडिटी टेंट कनेक्ट कर रहे हैं रूम, मतलब क्या कर रहे हैं? रूम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो टेंट होता है उसका हमारा प्राइमरी पर्पज क्या होता है? इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसका क्या प्राइमरी पर्पज क्या है? प्रोवाइड ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट विद ऑक्सीजन एट 50%, ऑप्शन बी मॉइस्ट सिक्रेशन एंड रिलीव लेरिंजोस्पाज, ऑप्शन सी प्रिवेंट द इनसेंसिबल वाटर लॉस, ऑप्शन डी प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड रिड्यूस फीवर। जो क्रॉप होता है वो क्या होता है? क्रॉप, इसमें हम क्या चार कंडीशन हम पढ़ते हैं, चार कंडीशन देखते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लेरिंजाइटिस, थर्ड कंडीशन क्या है? स्पाज्मोडिक लेरिंजाइटिस, फोर्थ कंडीशन क्या है? लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस या लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस। ये हमें चार कंडीशन देखने को मिलता है क्रॉप के अंदर। लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस कौन कौन सा? फोर कंडीशन देखने को मिलता है क्रॉप के अंदर। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लेरिंजाइटिस, स्पाज्मोडिक लेरिंजाइटिस एंड लेरिंगोट्रेकोब्रोंकाइटिस। ये चार कंडीशन देखने को मिलता है क्रॉप के अंदर। जो क्रॉप होता है उसके लिए हम जो कोल्ड एंड हाई ह्यूमिडिटी टेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? मॉइस्ट एंड सिक्रेशन को मॉइस्चन करता है और रिलीव द लेरिंगोस्पाज, जो लेरिंगोस्पाज होता है उसको क्या रिलीव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डॉर्सेट का फेवरेट टॉपिक है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? ये क्या होता है? इसका जो मोस्ट कॉमन कारण होता है किसकी वजह से होता है? एच इन्फ्लुएंजा, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका जो मोस्ट कॉमन कारण दो टाइप का होता है, एक तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है। जो एपिग्लोटाइटिस होता है एक्यूट, उसमें हमें 3D साइन देखने को मिलता है। 3D फर्स्ट क्या होता है? डिस्पेजिया, सेकेंड क्या होता है? ड्रोलिंग, एंड थर्ड क्या होता है? डिस्फोनिया। ये आपने देखा होगा
जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट सर्टेन। इसमें जो 3D साइन देखने को मिलता है वो क्या है, डिस्पेजिया मतलब डिफिकल्टी इन सोलिंग मतलब सोलो करने में डिफिकल्टी। ड्रोलिंग क्या होता है, मतलब जो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन का निकलना। और जो डिस्पोनिया होता है वो क्या होता है, मतलब एबनॉर्मल साउंड, मतलब जो मुफलेट वॉइस होता है, एबनॉर्मल साउंड होता है वो क्या डिस्पोनिया होता है। तो ये 3D साइन हमें किस में देखने को मिलता है, एपिग्लोटाइटिस में। आपने देखा होगा एक और कंडीशन है जिसमें 3D साइन देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन है, विटामिन जो B3 होता है नियासिन, जिसकी वजह से क्या होता है पेलेग्रा होता है, उस कंडीशन में भी हमें क्या 3D साइन देखने को मिलता है। और उसमें जो 3D साइन होता है वो क्या होता है, डायरिया होता है, डेमेंशिया होता है और डर्मेटाइटिस। ये 3 कंडीशन हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, 3D पेलेग्रा मतलब जो विटामिन B3 होता है उसकी डेफिशिएंसी से जो पेलेग्रा होता है उसमें जो 3D साइन देखने को मिलता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया। जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है इसमें भी हमें 3D साइन देखने को मिलता है, डिस्पेनिया, ड्रोलिंग एंड डिस्पेजिया। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ड्रोलिंग होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। जो लास्ट ईयर जो नॉर्सेट हुआ था इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है उसमें जो साउंड देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। कौन सा देखने को मिलता है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। तो उसमें एक्सैट में पूछा गया था क्वेश्चन हमसे, उसमें दिया हुआ था एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर। तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वाली कंडीशन में। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं सेप्टेक्सोन। सेप्टेक्सोन एंटीबायोटिक होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इन चारों कंडीशन में जो मोस्ट कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है क्रॉप के अंदर वो कौन सी मिलती है, ट्रेकियो लेरिंगो ब्रोंकाइटिस। कौन सी देखने को मिलती है, जो मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है वो कौन सी देखने को मिलती है, लेरिंगो ट्रंकियो ब्रोंकाइटिस। इन चारों कंडीशन से हमें देखने को मिलती है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्रॉप की कंडीशन होती है ऑप्शन में चारों कंडीशन है तो इसमें मोस्ट कॉमन पूछा जाता है वो क्या आंसर होगा इसका, लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस का राइट आंसर होगा। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी होती है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब इसे लीड टू डेथ, मतलब क्या डेथ को लीड करती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसमें हमें एक्सरे, अगर एपिग्लोटाइटिस का हम एक्सरे करेंगे तो उसमें जो हमें साइन देखने को मिलेगा कौन सा देखने को मिलेगा, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है इसमें जो चेस्ट एक्सरे होता है उसमें हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलेगा साइन, थंब साइन। कौन सा साइन देखने को मिलेगा, थंब साइन हमें देखने को मिलेगा। जो लेरिंगोट्रिंको ब्रोंकाइटिस होता है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, स्टेरॉइड यूज करते हैं। स्टेरॉइड क्या यूज करते हैं, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड। तो ये कुछ की पॉइंट से हमें याद रखना है क्रॉप से रिलेटेड। जो क्रॉप में जो हम टेंट यूज करते हैं, कूल हाई ह्यूमिडिटी वाला टेंट, वो क्यों यूज करते हैं, मॉइस्ट सिक्रेशन को मॉइस्ट करने के लिए, लेरिंगोस्पाज को रिलीव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो क्रॉप होता है वो क्या रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन जो कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस। जो लैरिंग ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो टाइप चाइल्ड विद क्रॉप डेवलप ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड एनहेंस ऑक्सीजन टैंक मे बी यूज टू मोइस्ट सिक्रेशन, एयरवे सिक्रेशन एंड रिलीव लेरिंगोस्पाम। तो हमें क्या करना है, जो टेंट होता है ऑक्सीजन टेंट उसको हम क्यों यूज करते हैं, सिक्रेशन को मॉइस्ट करने के लिए और लेरिंगोस्पाम को रिलीव करने के लिए। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन टू हाई, जो क्रॉप में जो ऑक्सीजन टेंट होता है उसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होनी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 40%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑक्सीजन टेंट होता है उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लेस देन 40% उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होना चाहिए। मिस्टेन डज नॉट प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ड्यू टू फीवर। तो इसका ऑप्शन सी भी क्या है, रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। एक क्लिनिक एडमिट विद डायग्नोस हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या डायग्नोस है, हाइपोथायरॉयडिज्म। एन एसेंशियल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट वुड रिवेल। तो हमें क्या पूछा है, जो डायग्नोस है हाइपोथायरॉयडिज्म वाला उसमें जो नर्स है वो क्या इनिशियल असेसमेंट करेगी।
ऑप्शन ए स्लो पल्स रेट, वेट लॉस, डायरिया एंड कार्डियक फेलियर। ऑप्शन बी वेट गेन, लेथार्जी, स्लो स्पीच, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन सी रैपिड पल्स, कॉन्स्टिपेशन एंड बल्जिंग आई। ऑप्शन डी डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, वेट लॉस है, इंक्रीज रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जो हाइपोथायराइड में होता है उसमें क्या कंडीशन में कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। जो लास्ट जो सीरीज वाला क्वेश्चन था उसमें हमें हाइपोथायराइड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। जो हाइपोथायराइड में होता है वो क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसमें हम क्या डिक्रीज देखने को मिलते हैं। T3 एंड T4 जो हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन, वो हमें क्या डिक्रीज देखने को मिलता है। नॉर्मली जो T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको क्या मेंटेन रखता है। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। जो GIT मसल्स होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है, और जो हमारा सेल ग्रोथ होती है उनको भी मेंटेन कर रखता है। तो इन केस हाइपोथायरॉइडिज्म वाली कंडीशन में ये क्या हमारे T3 T4 हार्मोन भी कम होगा, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो फंक्शन होता है वो भी क्या कम होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में जो हमें साइन देखने को मिलेंगे हाइपोथायराइड वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलेंगे, वेट गेन। क्यों वेट गेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो T3 एंड T4 जो हार्मोन होता है, मतलब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या है, मसल जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल तो उसको डिक्रीज करेगा। जो डिक्रीज करेगा तो जो पेशेंट हाइपोथायराइड वाला पेशेंट जो भी फूड इनटेक करेगा तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, तो क्या वेट गेन देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। लेथार्जी एंड स्लो स्पीच, लेथार्जी क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है वेट गेन की वजह से जो खाना जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो लेथार्जी देखने को मिलेगा। स्लो स्पीच एंड रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज भी, तो इस कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्लो पल्स रेट, वेट लॉस, डायरिया एंड कार्डियक फेलियर। ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉइड वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। रैपिड पल्स, कॉन्स्टिपेशन, बल्जिंग आई। बल्जिंग आई ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ग्रेस्प डिजीज। या मैं बोल सकता हूँ जो एक्सोथैलेमस आई जो बल्जिंग आई होती है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ग्रेस्प डिजीज वाली कंडीशन में। ग्रेस्प डिजीज मतलब एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन का इंक्रीज होना, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, वेट लॉस और इनकी रेस्पिरेशन। ये भी क्या है, ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर है, ये भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ये कब देखने को मिलता है, ये भी क्या हमें ग्रेस्प डिजीज या हाइपरथायरॉयड वाली कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वेट गेन, लेथार्जी, स्लो स्पीच एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन मतलब ब्रेडिकार्डिया। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड होते हैं डज नॉट टेक इनफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसको इनफ अमाउंट में क्या सीक्रेट नहीं कर पाता। जो सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड वेट गेन, लेथार्जी, स्लो स्पीच एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए डी क्या है, डिस्क्रिप्टिव सिम्टम ये क्या है, जो मैक्जिडीमा या मैक्जिडीमा क्या होता है, मतलब एक्सेसिव जो हाइपोथायरॉयड वाली सीवियर कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं मैक्जिडीमा। ऑप्शन डी ऑप्शन सी क्या है, हमें कब देखने को मिला है, ग्रेस्ट डिजीज। जो इसमें कौन सी आई देखने को मिलती है, एक्सोथैलेमस आई, या मैं बोल सकता हूँ बल्जिंग आई। बल्जिंग आई कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, ग्रेस्ट डिजीज में। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, क्या मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ग्रेस्ट डिजीज। क्या होता है उसका, ग्रेस्ट डिजीज। हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, ग्रेस्ट डिजीज होता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है हमको, एक्सोथैलेमस आई या बल्जिंग आई। मैक्जिमा क्या होता है, ये क्या होता है, जो हाइपोथायरॉयड वाली कंडीशन सीवर होती है उस कंडीशन को बोलते हैं मैक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट इज डायग्नोस्ड विद वेरिसेला, ही went to clinic with a mild fever, loss of appetite, and rashes on the chest area. When he asked about the disease, which statement describe the contagious stage of varicella? तो हमें पूछा गया है डायग्नोस क्या है, वेरिसेला डायग्नोस हुआ है, जो क्लिनिक पे आया है क्लाइंट,
जो रॉबर्ट नाम है उसका, वो क्या है, माइल्ड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट कंप्लेन कर रहा है, रेसेस होना, चेस्ट एरिया पर रेसेस है उसके। तो मैंने आज का होता डिजीज, एक डिजीज क्या है, हमें क्या डिस्कस करना है, जो कॉन्टाजिनस स्टेज ऑफ वेरिसेला, जो स्टेज है कॉन्टाजिनस स्टेज वो कौन सा है, मतलब इस डिजीज में जो वेरिसेला डिजीज है उसमें जो कॉन्टाजिनस स्टेज होती है वो क्या है। ऑप्शन है कॉन्टाजिनस स्टेज इज फर्स्ट डे बिफोर the onset of races until all lesions are crusted. Option B, the contagious stage first day before the onset of races until the appearance of vesicles. Option C, the contagious stage lasts during the vesicular and crusting stage of lesions. And option D, the contagious stage is from the onset of races until the rash disappear. जो बेरिसेला होता है वो किसका कारण होता है, चिकन पॉक्स। जो बेरिसेला जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हमें पता है, जो चिकन पॉक्स का जो फर्स्ट रेसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ट्रंक से, ट्रंक, और स्प्रेड होता जाता है वो लास्ट कहाँ तक होता है, देन एक्सट्रीमिटी, मतलब पेरिफेरल स्प्रेड होता जाता है वो क्या होता है, पेरिफेरल। फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ट्रंक से होता है, मतलब चेस्ट से। तो इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना है, चिकन पॉक्स होता है इसमें सी आ रहा है, तो हमें क्या है, ट्रंक या चेस्ट, हमें इसको याद रखना है चेस्ट। तो चिकन पॉक्स में जो रेसेज स्टार्ट होता है फर्स्ट वो कहाँ से होता है, चेस्ट से होता है, ट्रंक से होता है। तो चिकन पॉक्स से सी, और सी से हम इसको ईजिली याद रख सकते हैं। इस कंडीशन में जो कॉन्टाजिनस स्टेज होता है वो क्या होता है, द कॉन्टाजिनस स्टेज फर्स्ट डे बिफोर एंड ऑनसेट of the races until disappearance of vesicles. इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर, सॉरी, कॉन्टाजिनस स्टेज फर्स्ट डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेसेस अंटिल द ऑल लीजन आर क्रस्टेड। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑल लीजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा डिजीज इसमें, मतलब ऑल जो रेसेस होते हैं तो कौन सी कंडीशन पाई जाते हैं, जैसे मैकुल, बेसिल, ऑल स्टेज, और ऑल स्टेज ऑफ लेसन जो लीजन होता है, ऑल स्टेज ऑफ लीजन वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, हमें चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, जो उसके हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, प्रेजेंट ऑल स्टेज ऑफ रेसेस, मैक्यूल, पेप्यूल, बेसिकल, ये जो स्टेज होती है वो ओवरऑल जो कंडीशन, जो स्टेज होती है वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है हमें, जो लीजन होता है, ओवरऑल जो लीजन होते हैं ऑल, वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलते हैं, चिकन पॉक्स में। उस टाइम को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको। ये कब होता है, जो कॉन्टेजिनस स्टेज फर्स्ट डे, जैसे कॉन्टेजिनस स्टेज फर्स्ट डे होता है, ऑनसेट ऑफ रेसेस जब भी स्टार्ट होता है फर्स्ट डे से, अंटिल कब तक, जब तक ऑल रेसेस आर क्रस्टेड नहीं हो जाते, मतलब ऑल रेसेस प्रेजेंट नहीं होते, अपीयर नहीं हो जाते, उस कंडीशन तक ये क्या होता है, कॉन्टाजिनस स्टेज होता है। फर्स्ट डे से रेसेस ऑनसेट के फर्स्ट डे से बिफोर, और जब तक ऑल रेसेस आर प्रेजेंट नहीं हो जाते, तो वो स्टेज होती है, वो कॉन्टाजिनस स्टेज होती है चिकन पॉक्स का। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर। Contagion stage first day before onset of the races until all the lesions are crusted. वेरिसेला हाईली कॉन्टाजियन डिजीज होती है। वेरिसेला जो कॉज बाई किससे होती है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। ए पर्सन कंसिडर टू बी कंटाजियस 2 to 4, ये क्या 2 to 4 आवर बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेसेस, मतलब 2 से 4 घंटा पहले रेसेस के ऑनसेट होने से पहले, और लास्ट कब तक, अंटिल ऑल लीजन आर क्रस्टेड, जब तक उसके ऑल लीजन मतलब ऑल स्टेज जो भी रेसेस होती है, मैकिल, पेपुल, बेसिकल जो भी होती है स्टेज होती है, वो क्या जब तक ऑल अपीयर नहीं हो जाती उस तक ये क्या है, कॉन्टाजिनस स्टेज होता है, कॉन्टाजिनस टाइम पीरियड होता है वेरिसेला का या चिकन पॉक्स का।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लाइंट एडमिट साइकेट्रिक यूनिट क्लेम टू बी द सन ऑफ गॉड एंड इंस्टेड दैट ही विल नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम followers. The most likely explanation for the client delusion. क्वेश्चन पूछा गया है जो क्लाइंट एडमिट है साइकेट्री का, वो क्या कंप्लेन कर रहा है? मतलब टू बी सन ऑफ द गॉड, उसका सन क्या है? गॉड है। इंस्टेड मतलब क्या है? विल बी नॉट कीप अवे फ्रॉम द फॉलोअर, और उसको मतलब कोई फॉलो नहीं कर सकता। एक गॉड है और वो क्या है? इंस्टेड मतलब एक अपने आप को क्या करता है? वो मतलब सबसे अलग समझता है, और वो क्या है? उसको कोई फॉलो नहीं कर सकता। ये मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लाइंट डेल्यूजन। तो ये जो डेल्यूजन है वो कौन सा है, हमें ये पता करना है। तो ये रिलीजियस एक्सपीरियंस, तो वो क्या मतलब क्या खुद एक्सप्लेन कर रहा है क्लाइंट? ऑप्शन है रिलीजियस एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी स्ट्रेसफुल इवेंट, ऑप्शन सी ओवरवेलमिंग एंजाइटी, ऑप्शन डी हाई सेल्फ स्टीम। तो इस टाइप में का अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट अपने आप को सन ऑफ गॉड समझता है या मतलब अपने आप को पावरफुल समझता है, तो वो कौन सा डेल्यूजन होता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। कौन सा आता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें जो पर्सन होता है वो अपने आप को क्या कर समझता है? वो ये क्या है? हाई सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम मतलब अपने आप को एक पावरफुल पर्सन समझता है, इंसान समझता है। वो क्या है? उसका एक अलग से मतलब उसका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, इस तरीके से मतलब हाई सेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस देता है और किसी को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देता। मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि वो अपने आप को क्या है? गॉड समझता है, पावरफुल इंसान समझता है। तो वो कौन सा डेल्यूजन होता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हाई सेल्फ स्टीम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या ग्रैंडियोसिटी। ये पर्सन क्या कर रहा है? बिलीव करता है समवन अदर देन हु दे आर, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ही हाई सेल्फ स्टीम। तो ये क्या करता है? खुद के अंदर हाई सेल्फ स्टीम में खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझता है अदर इंडिविजुअल के कंपेयर में। तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ये भी क्या है? इन द डेल्यूजन बट नॉट एक्सप्लेनेशन दिस पर्पज। ये भी जो ऑप्शन है वो क्या? रॉन्ग आंसर। कन्वर्जन एक्सप्रेस सेंसरी मोटर डेफिसिट। कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है? जो फिजिकल सिम्टम को क्या है? जो फिजिकल सिम्टम होते हैं उसको भी क्या समझता है? वो मोटर सिम्टम मतलब डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, उसमें सेंसरी मोटर डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। जो एंजाइटी होता है, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, उसमें जो पेशेंट क्या जो उसकी एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, वो क्या उसमें कन्वर्ट करता है? फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट करता है। फिजिकल सिम्टम में क्या? जो सेंसरी मोटर जो होता है उसका सिम्टम वो क्या करता है? उसमें डेफिशिएंसी देखने को मिलता है उसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चार्ट ऑफ क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया स्टेट दैट द क्लाइंट preservation the nurse can expected the client to। तो क्लाइंट क्या है? सिजोफ्रेनिया क्लाइंट है, वो क्या क्या प्रिजर्वेशन, क्या बोल रहा है? प्रिजर्वेशन वाली कंडीशन है। तो नर्स क्या एक्सपेक्टेड करेगी इस कंडीशन में? प्रिजर्वेशन ये क्या होता है? ये भी क्या है? एक डेल्यूजन का टाइप होता है, मतलब सिजोफ्रेनिया का टाइप होता है। उसमें जो पर्सन होता है वो क्या करता है? मतलब एक ही वर्ड को, मतलब एक ही सेंटेंस को हर मतलब क्वेश्चन में एक ही सेंटेंस का आंसर करता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? स्पीक यूजिंग वर्ड रिदम, मतलब जो रिदम में स्पीक वर्ड का यूज करेगा। ऑप्शन बी से द सेम टाइम ओवर एंड ओवर, मतलब सेम टाइम में मतलब सेम थिंकिंग रहेगी। कुछ भी बोलोगे तो उसकी मतलब ओवर एंड ओवर मतलब कुछ भी बोलोगे तो उसमें उसकी क्या रहेगी? सेम थिंकिंग रहेगी, सेम सेंटेंस रहेगा। ऑप्शन सी क्या है? इंक्लूड इरिलेवेंट डिटेल इन कन्वर्सेशन। ऑप्शन डी क्या है? मेक अप न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। तो जो प्रिजर्वेशन होता है उस कंडीशन में जो सिजोफ्रेनिया का जो पर्सन होता है, क्लाइंट होता है, तो वो क्या करता है? मतलब कुछ भी बोलोगे आप, उससे कुछ भी पूछोगे तो वो क्या सेम आंसर देगा। मैं अगर कोई प्रिजर्वेशन वाला क्लाइंट है तो उसमें मैं उसको क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, वो क्या बोलेगा? नेहरू। मतलब उसके माइंड में एक ही सेम थिंकिंग रहती है। मैं उसको बोलूँगा व्हाट आर यू डूइंग? नेहरू।
वेयर इज फ्रॉम, तो नेहरू। तो उस कंडीशन में वो क्या कुछ ही बोलोगे तो एक ही आंसर देगा, मतलब सेम थिंकिंग रहेगी, उसी को बार बार रिपीट करेगा। कुछ भी आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करोगे तो उसका राइट आंसर उसका एक ही रहेगा, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का एक ही आंसर दे रहा, वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, से द टाइम से द सेम थिंकिंग ओवर एंड ओवर, मतलब कुछ ही पूछोगे उसका सेम थिंकिंग रहेगा, तो वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन। मतलब एक ही वर्ड को प्रिजर्व करके रखता है माइंड में, एक ही थिंकिंग को प्रिजर्व करके रखता है माइंड में, तो वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है। स्पीकिंग यूज वर्ड द रिदम, अगर कोई भी पर्सन होता है, मतलब कोई भी क्लाइंट होता है सिजोफ्रेनिया का, एक ही रिदम में कुछ बोल रहा है, मैं बोल सकता हूँ जैसे गा पा दा रा, मतलब एक ही रिदम में ऐसा कुछ रिदम देखने को मिल रहा है वर्ड का, तो वो क्या होता है, क्लैंग एसोसिएशन, क्लैंग एसोसिएशन। मतलब एक ही रिदम में एक ही वर्ड यूज करना, तो वो क्या होता है, क्लैंग एसोसिएशन होता है। तो ऑप्शन ए भी क्या है इसका रॉन्ग आंसर। इंक्लूड इलेवेंट डिटेल एंड कन्वर्जेशन भी इसका क्या है, रॉन्ग आंसर। और मेक अप न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग, ये क्या होता है, न्यूलॉजिज्म, न्यूलॉजिज्म। ये क्या होता है न्यूलॉजिज्म, इसमें पर्सन क्या करता है, सीजोफ्रेनिया वाला पर्सन जो क्लाइंट होता है, मतलब ऐसा मीनिंग अपने आप से खुद ही क्रिएट करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। मैं कुछ भी यूज करूँ, टेम्पेराटेट, ये क्या होता है, टेम्पराटेट, मुझे खुद ही नहीं पता। तो ये क्या है, न्यू वर्ड यूज करता है, जो टेम्पराटेट होता है हमें पता नहीं क्या होता है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है खुद से पता है न्यू वर्ड यूज करता है, न्यू मीनिंग यूज करता है, न्यू वर्ड है न्यू मीनिंग यूज करता है, तो हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलॉजिज्म, मतलब न्यू वर्ड को क्रिएट करना, अपने आप से न्यू मीनिंग बनाना, उसको बोलते हैं न्यूलॉजिज्म। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन खुद से क्रिएट करता है और खुद से वर्ड बनाता है, नए वर्ड का क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं न्यूलॉजिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, प्रिजर्वेशन। मतलब एक ही सेम थिंकिंग को प्रिजर्व कर करता है माइंड में और उसी को आंसर करता रहता है। आप कुछ ही पूछोगे तो सेम आंसर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, से द टाइम थिंक ओवर एंड ओवर। क्लाइंट सीजोफ्रेनिया क्या डिसऑर्डर होता है, प्रिजर्वेशन। ये क्या करता है, इन इंटेंशनल रिपीटेशन ऑफ रेस्पॉन्स, जिसका कोई मतलब नहीं रहता, मतलब वर्ड फ्रेज या कैसा कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। क्लैंग क्लैंग एसोसिएशन स्पीक यूजिंग रिदम वर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं। अगर कोई पर्सन क्या बोल रहा है, क्लाइंट रिदम में वर्ड यूज कर रहा है, स्पीक जो बोल रहा है वो क्या है, रिदम में वर्ड यूज कर रहा है, रिदम में बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग इज circumstantially include relevant detail in conversation। जो सर्कमटेंशियलिटी होता है वो क्या होता है, सर्कमटेंशियलिटी क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है मतलब क्या होता है, आंसर तो देता है बट वो घुमा फिरा कर आंसर देता है। अगर मैं पूछता हूँ कि आप कॉलेज गए हो, तो वो क्या है, फर्स्ट बताएगा मैं घर था, घर से फिर बाइक लेके निकला, फिर मार्केट गया, मार्केट से होके फिर लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी से होके फिर कॉलेज आया। तो वो मतलब घुमा फिरा के, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछेगा अगर आप कॉलेज गए हो हाँ या ना, डायरेक्ट नहीं देगा, घुमा फिरा के आंसर देता है, बट आंसर लास्ट में देता है, तो उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। एक होता है टैलेंट, इसके कंपेयर में मतलब टैलेंशियलिटी ऐसा है कुछ, तो उसमें जो वर्ड होता है वो क्या होता है, उसमें आंसर ही नहीं दे पाता, घुमाता फिर आता रहता है पर उसमें आंसर नहीं दे पाता। ऑप्शन डी क्या है, एक क्लाइंट में न्यूलॉजिज्म मेकअप न्यू वर्ड विद ए न्यू मीनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलॉजिज्म, न्यूलॉजिज्म बोलते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। विच अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें उसके सिम्टम को रिलीव करने के लिए अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी क्या करना चाहिए, कोल्ड शॉवर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पॉलीमेट्रिक, ऑप्शन सी यूजिंग बैड गैप यूटेंसिल ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी रनिंग इन द पार्क।
तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन सी, यूजिंग ए बाइंड ग्रेप यूटेंसिल ड्यूरिंग ए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद जो हम बर्तन वगैरह जो हम क्लीन करते हैं, वाइप मतलब उसको सेट करते हैं, तो वो क्या एक्टिविटी होती है, हमें अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला क्लाइंट होता है, तो उसके कंडीशन में उसके सिम्टम को रिलीफ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, यूजिंग वाइल्ड ग्रेप यूटेंसिल ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। अडेप्टिव डिवाइस होता है, वाइल्ड ग्रेप यूटेंसिल कैन इजी टू स्टैंड ऑन द पेनफुल हैंड ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट। जो पेनफुल हैंड होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाली कंडीशन में, स्टन की कंडीशन होती है, उसको क्या रिलीफ मिलेगा उस कंडीशन में अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए न्यूबॉर्न वेट 7.8 बर्थ, कितना है 7 पाउंड 8 बर्थ एट 6 मंथ ऑफ एज, इन्फेंट कुड बी एक्सपेक्ट टू वेट। जो न्यूबॉर्न है उसका जो पाउंड में बर्थ है वो कितना है 7 पाउंड, 8 बर्थ पे कितना है 7 पाउंड, 6 मंथ ऑफ एज पे उसका वेट कितना होगा, कितना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ऑप्शन ए 14 पाउंड, ऑप्शन बी 18 पाउंड, ऑप्शन सी 25 पाउंड, ऑप्शन डी 30 पाउंड। क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है वो कितना होता है 7 पाउंड। अगर मैं केजी में बात करूँ तो कितना होता है 2.5 टू 3.5 केजी, ये क्या नॉर्मल वेट होता है। 6 मंथ हमें पता है जो 6 मंथ एज पे कितना होता है, इसका डबल हो जाता है। 6 मंथ पे जो इसका वेट होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 14 पाउंड, 14 पाउंड 6 मंथ पे इसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 14 पाउंड।